हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं प्रमुख रिपोर्ट एवं सूचकांक जो 2021 का जो सबसे लेटेस्ट जो जारी किया गया है, इसको आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये टॉपिक ना एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप हर साल जो कोई भी एग्ज़ाम का आप क्वेश्चन उठा के देख लो, वहाँ पर अक्सर आपको, खास करके जो वनडे एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, वहाँ पर आपको ऐसे तमाम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि उसका इंडेक्स पूछ लेता, उसका मतलब ये पूछ लेगा, जैसे मान लीजिए कि सैंपल के रूप में जैसे पूछ देगा कि जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत की कंडीशन, भारत की स्थिति जो है वो कितने नंबर पर आती है। अच्छा, इस तरह के सूचकांक को हम क्या करेंगे कि जैसे ये सूचकांक तो नंबर के हिसाब से होता है, मतलब कितने नंबर पे है, और इस नंबरिंग को याद रखना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग होता है। हम कोशिश करेंगे कि आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब इजी तरीके से आप कुछ ट्रिक्स वगैरह का कोशिश करेंगे। हालांकि नंबरिंग में ट्रिक्स देना बहुत मुश्किल होता है, तो कोशिश करेंगे आपको कि ये चीज़ें आराम से याद भी हो जाएँ। और इसके जारीकर्ता कौन थे इस रिपोर्ट के, हम लोग ये भी देखने वाले हैं, तो कोशिश कर। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं। हालांकि जब हम इसका जो नोट्स तैयार कर रहे थे, जब इसका आपको जो पूरा कंटेंट हम रेडी कर रहे थे, तो हमने रिपोर्ट और सूचकांक में बहुत सारे देखा। जैसे आप मार्केट में कोई भी किताब ले लो करंट अफेयर्स का, उसमें आपको रिपोर्ट और सूचकांक में एक लंबा लिस्ट दिया हुआ रहता है। अब स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आता है कि इसमें से हमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से एक आध दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो दो क्वेश्चन के लिए, हालांकि ये बात ठीक है कि दो क्वेश्चन के लिए अगर हम 15-20 याद करते हैं, अगर एक दो आ जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन हम चाहते हैं उस चीज़ को और ज़्यादा मिनिमलिस्टिक कर लिया जाएगा। मिनिमलिस्टिक करने से बेनिफिट ये होगा कि आपको सारे 20 याद नहीं करने हैं, मुश्किल से 15-20 जो होते हैं उसको भी और ज़्यादा शॉर्ट करने का आप कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा शॉर्टेस्ट, कई सारे हमने इंडेक्स को छोड़ भी दिया था क्योंकि वो एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। अब देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है, ये जो है ये इंडेक्स है, और इस इंडेक्स को जारी करने वाला हमारा कौन है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। देखिए, ये संस्था है, ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। देखिए, नाम से ही लग रहा है कि जो रिपोर्टर्स जो हमारे काम करते हैं, जो प्रेस में जो काम करते हैं, रिपोर्टर्स जो काम करते हैं, उनको किसी भी तरह का कोई बॉर्डरिंग ना होना चाहिए, यानी कि प्रेस पर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। आज के वर्तमान दौर में आप देखिए, जो मीडिया की सिचुएशन है, जो हालत है, आप देखोगे कि वहाँ पर सरकार का बहुत ज़्यादा दबाव होता है। वो दबाव की वजह से वो अपना अच्छा काम वो दे नहीं पाते हैं जितना। देखिए, होते हैं मीडिया कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा प्रहरी कहते हैं, और जब मीडिया अपना काम अच्छे से ना करे, तो ऐसे में क्या होता है, सरकार जो है वो निरंकुश हो जाती है, वो मनमाना तरीके से काम करती है। आज भारत की जो हालत आप देख लो ना, भारत में जितने भी न्यूज़ चैनल है, यहाँ के जो रिपोर्टर्स वगैरह की कंडीशंस बहुत ख़राब है, क्योंकि उन पे खास तरह का दबाव होता है कि वो कहते हैं कि सच्चाई को दिखाना चाहते तो हैं, लेकिन उनको दिखाने नहीं दिया जाता, उन पे बहुत तरह का बैरियरिंग होता है। तो उस बैरियर को, हालांकि देखिए बैरियर्स बहुत भी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि ऐसे कुछ कंट्री हैं जहाँ के रिपोर्टर्स बहुत ही शानदार, जैसे अमेरिका वगैरह के आप देख लो, वहाँ पे अगर वहाँ के जो डोनाल्ड ट्रंप एक समय जो थे, तो उस समय आप देखिएगा कि बहुत सारे जो CNN वाले जो रिपोर्टर्स जो होते थे, वो सीधा सरकार से सवाल पूछता था बिना डरे। उनको डर नहीं लगता था कि भाई दुनिया का इतनी बड़ी शक्तिशाली शासक से हम सवाल पूछ रहे हैं, और उनको किसी भी प्रकार से डर नहीं लगता, वो आराम से पूछ सकता था। यानी कि वहाँ का जो मीडिया है वो खुल के सरकार से सवाल जवाब तलब कर सकती थी। जबकि आज देश की हालत आप देख लो, अपनी ही कंट्री का हालत देख लो, कि आज हमारे प्रधानमंत्री खुद ही आप देखना कि वो जो जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो किसी जो मीडिया वाले को ना देकर के वो किसी एक्टर को बुलाते हैं वो करने के लिए कि चलो ठीक है, आप हमसे सवाल जवाब जो पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो। तो देखो, प्रेस की बात अगर हम करें तो निश्चित रूप से मैंने आपको जो बताया अभी, वो निश्चित रूप से इस मामले में भारत अभी बहुत पीछे है, और जो कि बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। जरा से देखें कि इस मामले में बेहतर कंडीशन क्या है, मतलब अच्छे देश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की सिचुएशन कितनी है। 142वें नंबर, कितने कंट्री में से? 180 में से हम लोग 142वें नंबर की कंडीशंस पे। आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि विश्व के 142वें नंबर के मीडिया से हम कितना ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं। इसी वजह से आप टीवी पर देखो, आजकल हिंदू वर्सेस मुस्लिम, राम मंदिर, ये तमाम तरह के मुद्दे दिन भर आपको दिखाए जाते हैं, जबकि जो ज़रूरी इश्यूज़ होने चाहिए थे वो न्यूज़ से गायब होते हैं। तो ये इसी से अंदाज़ा लगा लो कि हमारे यहाँ के जो मीडिया है वो कितने शानदार हैं, यानी कि मीडिया की सिचुएशंस कितनी ख़राब हालत में है। 142 नंबर पिछले साल का भी था, और इस साल का भी कितना है, लगभग 142 नंबर के आसपास ही टिका हुआ है। हालांकि इससे पहले थोड़ा बेहतर था, लेकिन अभी जाकर के इस वर्तमान सरकार में और भी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो 142वें नंबर पे हम लोग हैं। जरा देखें टॉप कंट्री में कौन आता है, तो टॉप कंट्री में आपका आता है नॉर्वे, फिनलैंड
और डेनमार्क। इससे क्या पता चलता है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे मीडिया की सिचुएशंस काफ़ी अच्छी है, यानी कि वहाँ पे मीडिया अपना काम अच्छे से कर रहा है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी बाहरी दबाव के, सरकार के प्रेशर के बिना वो काम कर रही है। सरकार से जब चाहे वो सवाल जवाब पूछ सकती है, क्योंकि मीडिया का काम सच को दिखाना है, और यहाँ पे तो सच को गुमराह किया जाता है। अब तभी आप देखो ना यहाँ पे न्यूज़ को कैसे करके दिखाया जाता है, तो न्यूज़ को बड़ा चढ़ा के नमक चाट मसाला लगा के यहाँ पे दिखाया जाता है। उसके बाद देखो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक तो हो चुका है, हम लोग इसमें कितने नंबर पे हैं, 142वें नंबर पर, बहुत ही खराब सिचुएशन में। उसके बाद देख लो जरा सा ग्लोबल जेंडर गैप, ये क्या है, सीधी सी बात है, जेंडर गैप का मतलब क्या होता है, लड़की और लड़कों में जो विभेद होता है, मतलब दोनों में से राइट्स किसको ज़्यादा मिला हुआ है। निश्चित रूप से भारत एक पैट्रियार्की सोसाइटी वाला कंट्री है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से ज़्यादा बेनिफिट किसको मिला होगा, यहाँ पे जो लड़के हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ग्लोबल जेंडर गैप के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो हम लोग बहुत अच्छे सिचुएशंस में नहीं है, बहुत ख़राब सिचुएशन में। आप रैंकिंग के हिसाब से देख लो 140वें नंबर पे है, मतलब कि इसी के आसपास आप समझ सकते हो। अब 140 नंबर आपको याद कैसे होगा, अब थोड़ा सा मजाक के भाव में आपको कहते हैं, ठीक है, बस इसको सिर्फ याद रखने के लिए कह रहे हैं। हमारे 4 हैं, हम एक, हमारे 4 और उसके बाद 0, मतलब कि 4 बेटा और 0 बेटी, ठीक है, मतलब 4 बेटा और मतलब हमारे 4 बेटा और 0 बेटी, ठीक है। तो हम एक, हमारे 4 और 0 लड़की, तो 0 है, लड़कियां कितनी हैं 0, लड़कियों को कंडीशन अच्छी है ही नहीं, इसलिए कैसे याद रखेंगे 1 4 0, तो 1 4 0 का मतलब क्या, लड़का हम एक, हमारे 4 और लड़कियां 0। तो ग्लोबल जेंडर गैप में हमारी स्थिति कितना है, 140वें रैंक की है। अब जरा सा जारीकर्ता के बारे में देखें, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, इस रिपोर्ट को जारी करती है विश्व आर्थिक मंच। ये देखिए, ये जो जारी करता है ना, इसको जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसको जारी करता कौन है। तो इसका जारीकर्ता कौन है, विश्व आर्थिक मंच, यानी कि WEF जो है ये चेक करता है आखिर दुनिया में कौन सा कंट्री है जहाँ पर लड़के और लड़कियों में, मतलब लड़के और लड़कियों में विभेद कम है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा कम है, उसको चेक करने का कोशिश करता है। वैसे एक बात सच्चाई तो ये बता दूं मैं कि लड़के और लड़कियों में जो गैप है वो दुनिया के तमाम देशों में है, बस अंतर डिग्री का होता है, कहीं पर गैप थोड़ा ज़्यादा और कहीं पर गैप क्या थोड़ा सा कम है। तो जिस कंट्री में गैप कम है वो कंट्री की सिचुएशन सबसे अच्छी है। तो देखो अभी टॉप कंट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आइसलैंड सबसे टॉप पर है, आपका नंबर 1 पे है आइसलैंड। तक आप एक चीज़ गौर करना कि लगभग देखना नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, आपको सब जगह तकरीबन जगह पर आपको टॉप पे दिखेगा, क्योंकि जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है ये स्कैंडिनेवियन कंट्री अपने अच्छे पोजीशन, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन कम है और वहाँ का थोड़ा सा कल्चरल भी रिफॉर्म्स एक अलग तरीके से हुआ है। जबकि भारत की बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही है ग्लोबल जेंडर गैप के लिए। अगर यहाँ पर हम जेंडर गैप की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो रिलीजियस बुक्स जो है ये भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। हमारे कल्चरल्स में भी अगर आप गौर करना कि जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, जितने भी व्रत त्यौहार होता है वो यहाँ पर महिलाओं के लिए ही होता है। इसी से अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ की सिचुएशंस बहुत अच्छी होने वाली नहीं है, ठीक है। इसके लिए रिलीजन्स बहुत हद तक एक्टिव रहता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप जो है जारी कौन करता है, विश्व आर्थिक मंच WEF। आइसलैंड इसमें नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे कौन है, फिनलैंड, नंबर 3 पे कौन है, नॉर्वे। तो नंबर 1 पे आइसलैंड, नंबर 2 पे फिनलैंड, नंबर 3 पे कौन है, नॉर्वे। अब जरा सा बात करें अपने पड़ोसी देश की हालत कैसी है। हमेशा हम लोग बार बार कहते हैं भारत बहुत महान है, बहुत महान है। जरा पड़ोसियों से तुलना करके देख लो, आपकी महानता समझ में आ जाएगी कि आप इस मामले में कितने महान हो। देखो होता क्या है ना कि सिर्फ अपने बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें कहने से नहीं होता है। रियलिस्टिक अगर आपको देखना है तो ग्राउंड लेवल पे जाके चेक करना होगा कि वाकई में हमारा देश सच में बहुत महान है या फिर महानता पे ये धब्बा है। ये सारे रिपोर्ट्स से क्या पता चलता है कि हम जितने महान अपने आप को बताते हैं वो महानता पे कहीं ना कहीं वो टीका है क्या, क्योंकि ये एक कहते हैं ना कि एक आईना की तरह दिखता है। ये सारे रिपोर्ट्स के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमारे यहाँ की सिचुएशंस कितनी ख़राब है, खास करके जो सोशल कंडीशन है वो कितनी ख़राब है और इसको रिफॉर्म करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ महान कहने से नहीं होगा। आप देख लो यहाँ पर इसकी हालत कितनी ख़राब है। बांग्लादेश, जो कि हम लोग कहते हैं कि ये तो बहुत छोटा सा देश है, हम लोग के सामने तो बांग्लादेश कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद ये देखो 64वें नंबर पे है, हमसे कहीं बेहतर। हम 140 नंबर पे हैं और वो सोचो 64वें नंबर पे हैं। नेपाल हमसे कहीं बेहतर है, 106 नंबर पे। श्रीलंका देख लो, श्रीलंका कितने नंबर पे, 116 नंबर पे, हमसे बेहतर है। भूटान एकदम छोटा सा कंट्री, वो हमसे बेहतर है। आप समझ सकते हो कि वहाँ पर जो लड़की और लड़कियों में वहाँ का सोसाइटी कहीं ना कहीं इस मामले में हमसे बेहतर है कि वहाँ पर लड़के और लड़कियों में इतना विभेद नहीं किया जाता है, ठीक है। अब जरा सा जिनको देख करके ज़्यादा हम लोग मुंह चमकाते हैं, मुंह बिचकाना इसको कहते हैं, खास करके पाकिस्तान, क्योंकि इसको देखते ही हमारे यहाँ से तीर धनुष सब निकल जाता है। उनको देख के थोड़ा सुकून मिल सकता है कि चलो ठीक है, देख लो पड़ोसी पाकिस्तान से तो हम बेहतर हैं, अफगानिस्तान से तो हम बेहतर है। आप तुलना भी किससे कर रहे हो, पाकिस्तान से कर रहे हो, अफगानिस्तान की से कर रहे हो। तुलना करनी तो आप इनसे करते ना। अब देख लो पाकिस्तान की सिचुएशन कितनी ख़राब है, 153वें नंबर पे है।
निश्चित रूप से एक रिलीजियस कंट्री है तो वहाँ की सिचुएशंस नो डाउट मैंने आपको भी तुरंत बताया कि रिलीजन का जहाँ जहाँ इफेक्ट ज़रूरत से ज़्यादा दिखेगा वहाँ पर आपको लड़के और लड़कियों में अंतर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, विभेद ज़्यादा देखने को, वहाँ पर दोनों में भेदभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, पाकिस्तान। उसके बाद कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भी इसकी हालत क्या है? 156वें नंबर पे है। थोड़ा सा आपका हम टाइम ले रहे हैं। आप एक चीज़ गौर करना, मैंने आपको अभी क्या जस्ट बताया कि जहाँ पर रिलीजन का इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका रीज़न पता है क्या है? दुनिया में जितने भी तमाम तरह के जो रिलीजियस बुक को जो लिखा गया है वो आमतौर पर कोई लड़का ही लिखा है, कोई पुरुष ही लिखा है। तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति लिखेगा वो अपने फेवर में चीज़ों को ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा, अपने फेवर की बातों को वो ज़्यादा लिखेगा और दूसरे कम्युनिटी के लोगों को क्या करेगा? वो दबाने का कोशिश करेगा। और इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल भी रहा है। अगर रिलीजन इफेक्ट ज़्यादा है तो इसकी रैंकिंग भी देख लो कितनी खराब है। हालांकि बड़ा आश्चर्य की बात है कि पाकिस्तान भी एक रिलीजियस कंट्री है और बांग्लादेश में भी अच्छा खासा रिलीजन का वहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की तुलना में अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश बहुत तेज़ी से अपने आप को रिफॉर्म करने के लिए तैयार हुआ है। आज देख लो बांग्लादेश की ट्रेड में जो व्यापार की स्थिति में भी इससे काफ़ी बेहतर है। तो बांग्लादेश अपने आप को मतलब रिलीजन में रिफॉर्म बहुत तेज़ी से कोशिश किया है वहाँ पर करने का, इस वजह से इसकी रैंकिंग क्या है? काफ़ी अच्छी है। उसके बाद जरा से देखना नंबर तीसरा पे आता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो मैंने आपको कल भी एक टॉपिक पे बताया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। जैसे हर एक लेखक का जो वो किताब वगैरह जो लिखते हैं, चाहे कोई साइंटिस्ट जो रिसर्च करता है, जो रिसर्च के जो उसके पेपर होते हैं, वो उसका क्या है? वो उसका बौद्धिक संपत्ति होता है। क्योंकि बौद्धिक संपत्ति पे सुरक्षा की बात अगर करें तो हमने आपको कल भी बताया था कि यहाँ की स्थिति काफ़ी ख़राब है। तो ज़रा देखें कि इस मामले में किस देश की बौद्धिक संपदा स्थिति सबसे अच्छी है। हालांकि भारत की पहले देख लेते हैं तो भारत की स्थिति कितने नंबर पे है? 40 नंबर पे है। यानी कि हम 4 और हमारे सामने क्या है? 0। मतलब कि हम 4 हमारे 0 का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ पर बौद्धिक संपदा की स्थिति जो है वो क्या है? स्थिति बहुत ही खराब है, 0 स्थिति पे है, बहुत ही खराब सिचुएशन में। इसलिए याद रखना कि 40वें नंबर पे रैंक है इसका। अब इसके जारीकर्ता कौन है? इसके जारीकर्ता हमारे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशंस पॉलिसी सेंटर। ये इतना बड़ा नाम है, आपको याद नहीं करना, बस ये ध्यान रखना, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स याद रखना, इसी से काम आपका चल जाएगा। ठीक है, टॉप कंट्री की बात जरा देखें कि कौन सा देश में भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की जो है अच्छे से वहाँ पे देखभाल की जाती है। तो नंबर 1 पे आपका आ जाएगा क्या? यूएसए। यानी कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स लोग जो रिसर्च करते हैं, जो साइंटिस्ट लोग जो रिसर्च करते हैं, या फिर जो वहाँ के जो राइटर्स होते हैं, उनके द्वारा जो भी चीज़ जो वो लिखी गई जो भी चीज़ें होती है वो बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। उनका कोई कॉपी नहीं कर सकता है। कॉपीराइट की जो बात करते हैं ना बार बार, वो कॉपीराइट आपका इसी में आ जाता है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जैसी जो बातें कहते हैं वो इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, सबसे खराब हालत किसकी है भाई? सबसे खराब हालत में कौन है? वेनेजुएला। और ये कितने नंबर पे आती है? ये 53वें नंबर पे है। यानी कि भारत जो है जो 40वां स्थान पर है वो 53 में से 40 है। मतलब बहुत अच्छा तो आप नहीं कह सकते इसके हिसाब से। ठीक है, अब जरा सा नंबर 4 पे आता है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। यानी कि अगर इस रिपोर्ट की जो हम मूल बात जो अगर आप समझने की कोशिश करें तो इंटरनेट की सुविधा जो है किस देश के लोगों को ज़्यादा अच्छे से मिल पाती है, यानी कि सभी लोगों तक क्या इंटरनेट सही से पहुंच पाती है। तो इस मामले में ज़रा देखें कि भारत में यहाँ पर सभी लोगों तक इंटरनेट की पहुँच कितनी अच्छी है। देख लो ज़रा सा, 49 नंबर पे। अच्छी बात यह है कि पहले 52 नंबर पे थे पिछले साल 2020 में, और इस बार 2021 में कितने नंबर पे हम लोग 49वें नंबर पे हैं। तो चलो थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन इसको अभी बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये स्थिति इस वजह से भी है क्योंकि हमारे पास अभी इतना बड़ा पॉपुलेशन है कि सभी तक इंटरनेट मुश्किल है दे पाना। हालांकि बहुत हद तक कोशिश कर रही है हम लोग सरकार करने के लिए। अब जरा देखें टॉप कंट्री में कौन कौन है इसका। टॉप कंट्री में इसमें स्वीडन नंबर 1 पे आएगा, फिर यूके ब्रिटेन दूसरे नंबर पे आता है, स्पेन आपका तीसरे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, और 5वें नंबर पे कौन आता है? हांगकांग आता है। ठीक है, बस याद आपको 5 नहीं रखना, बस 1-2 याद रखना कि स्वीडन को टॉप पे रख लेना। और भारत की स्थिति कितने नंबर पे है? 49वें नंबर पे। ठीक है, अब 49 आपको याद कैसे रहेगा? आपको याद होगा जब जियो का जो छोटा सा जो छोटू फ़ोन आया था उसमें जियो में 49 का रिचार्ज होता था, और 49 का रिचार्ज सबसे कम प्राइस का रिचार्ज वो 49 का ही आता है। तो इसी से याद रखना कि पहले 49 का पैक आता था, उससे लोग आराम से गरीब लोग भी आराम से इस्तेमाल कर पाते थे। ठीक है, तो 49 आपको याद रहेगा ना कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, यानी कितने नंबर पे हम लोग? 49 नंबर पे, क्योंकि दुनिया का सबसे सस्ता पैक किसके पास था? हमारे पास था। 49 नंबर का मात्र था। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे सस्ता इंटरनेट होना अलग बात है और सभी तक इंटरनेट पहुँच पाना ये अलग बात है। हम लोग दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड कर पा रहे, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या अभी सभी तक पहुँच पा रही है? नहीं, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गरीबी और भुखमरी की हालत इतनी ख़राब है कि लोग फ़ोन कहाँ से खरीदेंगे। फिर भी पहले की तुलना में अब लोगों के पास देखा जाए तो अब स्मार्टफोन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है यहाँ पर।
ठीक है, तो 49 याद रहेगा आपको। उसके बाद आपका आता है चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स। अब ये चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स क्या होता है? दरअसल ये कहना चाह रहा है कि मतलब कि किस देश में अच्छी गवर्नेंस चलती है, मतलब वहाँ की सरकार अपना जो है गवर्निंग जो है शासन अच्छे तरीके से काम कर रही है, यानी कि लोगों को जो चाहिए मूलभूत सुविधाएं वो अच्छे से दे पाने में सक्षम है कि नहीं है, कहाँ पर गुड गवर्नेंस हो रहा है, अच्छे से वहाँ पे शासन प्रणाली चल रहा है। इस मामले में जरा अपनी हालत देख लो तो सेम ही है, वहाँ भी 49, यहाँ भी 49, तो 49 दोनों सेम है, याद रखिएगा। एक इंक्लूसिव इंटरनेट के मामले में और गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस और इंटरनेट को आप कनेक्ट करके रखिएगा, ठीक है। तो दोनों में क्या आपका आ जाएगा, दोनों में आपका 49 का आ जाएगा। उसके बाद जरा देखें कि इसके जारी करता कौन है। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो जारी करता है, यहाँ देखिए चांडलर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी जो इंस्टीट्यूट है आपका वो क्या है, चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, जो कहाँ पर है, इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, सिंगापुर में है। जरा देख ले टॉप कंट्री कौन कौन है। तो टॉप कंट्री में आपका आता है कौन, फिनलैंड आता है, नंबर 2 पे कौन आएगा, स्विट्जरलैंड, नंबर 3 पे सिंगापुर खुद रहता है, नंबर 4 पे नीदरलैंड जिसको पहले हॉलैंड कहते थे, उसके बाद नंबर 5 पे क्या है, डेनमार्क है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री हर बार आपको टॉप 5 में आपको कुछ नजर आता है। इसी से अंदाजा लगा लो कि वो देश कई मामले में हमसे काफ़ी बेहतर है। अगर सच में महान अगर कहना होगा तो वो अपने आप को महान कहेंगे तो कहीं बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग महान कहते हैं, हाँ ये बात हम सही बात है, बहुत मामलों में महान है, लेकिन अभी महानता सिर्फ कोरी महानता कहने से कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ हम लोगों को बेहतर करना होगा अभी हम लोग को। खास करके अगर हम मान लो ठीक है हम इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में बेहतर नहीं कर पा रहे, चलो अभी इंटरनेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं है, लेकिन कम से कम आप यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप को तो कम कर सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रेस को फ्रीडम तो दे सकते हैं ना इस मामले में, इसमें तो कोई पैसा नहीं लगता। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। मतलब यहाँ बात करें एनर्जी कितने हद तक, मतलब कौन सी देश है जहाँ पर एनर्जी लोगों तक ईजिली पहुँच पाता है, ठीक है। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की जो स्थिति है वो कितने नंबर पे आ जाती है, आपका 87वें नंबर पे आ जाती है, ठीक है। उसके बाद इसके जो जारी करता है, उसके जारी करता कौन है, उसके जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, जो WEF यही जारी करती है, ठीक है। तो WEF देख लो आप एक बार यहाँ भी देखें, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक वाला भी जारी करता है, ग्लोबल जेंडर गैप भी जारी करता है, और आगे देखेंगे WEF और भी रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है। तो वैश्विक यानी कि ऊर्जा का काम कौन देखता है, विश्व आर्थिक मंच 8-7। अब ये कैसे याद रहेगा, अब इसको याद करने का तरीका आपको बताते हैं। भाई रोज हम 8 घंटा काम करते हैं, 8 घंटा पर डे काम करते हैं और 7 दिन काम करते हैं, तब भी जाकर के हम मतलब कि ऐसे समझो 8 घंटा काम करते हैं और 7 दिन काम करते हैं, 7 डेज रोज काम करते हैं। अगर ऐसे काम करेंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा, थकेंगे ना पूरी तरह से, हम मेरा बॉडी क्या होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, थक जाएंगे पूरी तरह से। तो 8 घंटा रोज काम करते हैं और 7 दिन काम करते हैं, इससे क्या हो जाए, पूरा हम थक जाते हैं, ऊर्जा हमारा क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है, खत्म हो जाता है। याद रहेगा ना 87। अब टॉप कंट्री फिर देख लो, इसमें कौन आपका, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ठीक है। अब हमारा एक और देख लेते हैं, जलवायु जोखिम सूचकांक। मतलब कौन सा देश है जहां पर कि क्लाइमेट का रिस्क ज़्यादा है, जो वो देश जो है जलवायु के रूप से कि क्लाइमेट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही रिस्की कंडीशन में, वहाँ पे बाढ़ तूफान आंधी अक्सर कुछ ना कुछ आते रहता है, वहाँ पे डिजास्टर होते रहता है। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो भारत की रैंकिंग कितने नंबर पे आता है, विश्व में हम लोग 7वें नंबर पे हैं, बहुत ही रिस्क जोन में है हम लोग। हालांकि अच्छी बात यह है कि पहले हम लोगों का रैंक क्या था, 5 था, तो अब रैंकिंग हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा कम हुआ है, अब हम लोग 7वें नंबर पे आ जाते हैं। इसको जारी करता कौन है, इसका जारी करता है जर्मन वॉच, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम कई बार एग्जाम में देखते हैं। तो जलवायु जोखिम सूचकांक जो है यह जारी कौन करता है, हमारा जर्मन वॉच संस्था करती है। और इसके जो अब ये आता है कि प्रभावित देश विश्व में सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित देश कौन कौन आता है। तो नंबर 1 पे कौन है, मोजाम्बिक, दूसरा नंबर पे कौन है, जिम्बाब्वे, तीसरा नंबर पे कौन है, बहामास, चौथा नंबर पे कौन है, जापान। जापान तो आप जान ही रहे हो, पूरी तरह से द्वीपों का देश उसको कहते हैं, तो वो तो निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस में। उसके अलावा नंबर 5 पे कौन आता है, मलावी, नंबर 6 पे कौन आता है, नंबर 6 पे अफगानिस्तान आ जाएगा, और नंबर 7 पे हमारा क्या हो जाएगा, भारत। तो शुक्र है कि अभी इससे थोड़ा बेटर, लेकिन इसको और धीरे धीरे यहाँ पर सरकार को ज़रूरत है कि हम लोग ग्लोबल क्लाइमेट पे मतलब काम करें, क्लाइमेट चेंज पे हम लोग बहुत सारे काम कर भी रहे हैं, और उम्मीद है कि आने वाले समय में सिचुएशंस और भी कहीं बेहतर होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको पहले मिटाते हैं और कई सारे जो इंडेक्स है जो आपको वो भी बताते हैं, ठीक है। इसको पहले पॉज करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके अगला रिपोर्ट को, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। अब इसका क्या मतलब हुआ, अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े थे कि वैश्विक जलवायु में मतलब कि क्लाइमेट के हिसाब से हम लोग रिस्क जोन में कितने नंबर पे थे, तो वहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि 7वें नंबर पे था।
जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज के हिसाब से यहाँ पर कौन सा देश बेहतर काम कर रहा है, क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए कौन सा देश ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, यहाँ पर ये बात हो रहा है। ठीक है, हालांकि दोनों तरफ जारी करता है, वहाँ पर भी जर्मन वॉच था, क्योंकि वो क्लाइमेट का जो रिस्क होता है, रिस्क का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी जर्मन वॉच ही चेक कर रहा था। और यहाँ भी कौन चेक कर रहा है, जर्मन वॉच ही चेक कर रहा है। ठीक है, अब सबसे मज़ेदार बात यहाँ देख ली, जब भी हम टॉप कंट्री की बात करते हैं तो टॉप 3 में कोई है ही नहीं, मतलब टॉप 3 में ऐसा कोई देश ही नहीं है जो अच्छा काम कर रहा हो। ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि क्लाइमेट रिस्क के लिए, मतलब क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए, क्लाइमेट पे अच्छा काम करने के लिए कोई देश वैसा काम नहीं कर रहा है। चौथे नंबर पर हमारा स्वीडन आता है, सोच के देखना। 5वें नंबर पे यूके, 6ठे नंबर पे डेनमार्क, 7वें नंबर पे मोरक्को, 8वें नंबर पे नॉर्वे, 9वें नंबर पे चिली, 10वें नंबर पे भारत और 33वें नंबर पे चीन। सोचो चीन सबसे ज़्यादा लापरवाह देश है इस मामले में। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाओ कि स्थिति कितनी ख़राब है। जबकि वो याद हो, ये छोटी सी बच्ची जो थी, नाम उसका भी एग्जैक्ट ध्यान में नहीं आ रहा है, वो छोटी सी बच्ची जलवायु परिवर्तन के लिए कितना सारा वो काम की थी, और अभी तक ये सारे देश जो है नींद से जो है जागे नहीं है। अमेरिका तो इसमें नज़र आ रहा है आपको, कहीं नहीं है अमेरिका इसमें। सोचो कि कितने लापरवाह कंट्री है, दुनिया में अपने आप को बहुत बड़ा देश कहता है, जबकि क्लाइमेट एक्शन के लिए देख लो काम कौन सी कर रही है। भारत इस नंबर पे देखो स्थिति कितनी है, 10वें नंबर पे। हालांकि पहले 9वें नंबर पे थे, अब हम लोग थोड़ा सा लापरवाह हो गए हैं और हम लोग कितने नंबर पे पहुंच गए, 10वें नंबर पे पहुंच गए। और ये बहुत ही चिंताजनक बात है। अब इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, याद रखने का बस ये तरीका है कि जैसे वैश्विक जलवायु परिवर्तन में हम लोग कितना अच्छा काम करें कि भाई बस अब बहुत हो गया, अब हम लोग ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। पहले 9 पे थे, अब हम लोग 10 पर हो गया, अब बस हो गया। 10 का मतलब क्या हो गया, बस अब और नहीं, अब जितना होना था उतना हम कर लिए, अब हम इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारी स्थिति कितनी पे है, 10। 10 मतलब क्या, बस अब 10 तक ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। मतलब समझो इसका मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक्स रूप से मतलब आर्थिक रूप से आपको कितना आज़ादी मिलता है काम करने के लिए। मतलब किस देश के ऐसे, मतलब किस देश की सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर लोग आज़ादी से पैसे आराम से कमा रहे हैं, वो खुल के जी पा रहे हैं, है ना, अपने पैसे को मतलब सही से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। इस मामले में भारत की स्थिति कितनी है, 121 नंबर पे, यानी कि पहले की तुलना में फ्रीडम और कम हुआ। इकोनॉमिक रूप से फ्रीडम हमारी क्या हो गई, और कम होती चलेगी। पहले हम लोग 105वें नंबर पे थे, अब हम लोग कितने नंबर पे आ गए, 121वें नंबर पे आते हैं। मतलब कि स्थिति और ख़राब होते चला गया, 121, हालत बहुत ख़राब है। ठीक है, टॉप कंट्रीज में कौन आ जाता है हमारा, सिंगापुर। यानी कि सिंगापुर में लोगों को आराम से कमाने की आज़ादी है, खुल के कमाओ यार, सब कमाओ, सब एकदम मस्ती करो, कोई टेंशन नहीं है। दूसरे नंबर पे कहाँ पे लोग हैं, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में भी कमाओ जम के, कोई टेंशन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ये सारे जो कंट्री है इनकी स्थिति बहुत अच्छा है। इकोनॉमिक फ्रीडम के मामले में यहाँ की स्थिति काफ़ी अच्छा है। अगर बात करें इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, इस रिपोर्ट को जारी करती है हेरिटेज फाउंडेशन, जो कि वॉशिंगटन में है। ठीक है, तो याद रहेगा आपको, जो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम का जो इंडेक्स था उसमें हम लोग कितने नंबर पे हैं, 121 नंबर पे, यानी कि बहुत ही ख़राब सिचुएशन में है। पहले 105 पे थे, अब हम लोग कितने नंबर पर आ गए, 121 नंबर पर आ गए। ठीक है, अब आता है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि मानव को कितनी आज़ादी मिलती है, किस देश में मानव को सबसे ज़्यादा आज़ादी मिल पाता है। फ्रीडम की बात करते हैं तो मानव आज़ादी में तो देख लो हम लोग की हालत कितने नंबर पे हैं, 111 नंबर पे है। अब इसको कैसे याद रखना है, अब सीधी सी बात है, विश्व के जब सभी लोग एक हो जाएंगे तो आज़ादी भी क्या होगा, बेहतर होगा। जब तक सभी लोगों में यूनिटी नहीं आएगा तो आज़ादी आएगा क्या, नहीं आएगा। यूनिटी होगा तो ही हमारा क्या होगा, आज़ादी होगा। यानी कि सभी मानव जब हम लोग एक हो जाएंगे, सभी मानव जब एक हो जाएंगे तो ही हमारी क्या होगी, फ्रीडम आएगी। यानी कि भारत की स्थिति कितने नंबर पे है, 111, यानी कि सब लोग जब एक होंगे तब हम लोगों को आज़ादी मिलेगा। अब जरा देखें कि जारीकर्ता कौन है इसके जारीकर्ता हैं कैटो इंस्टीट्यूट यूएसए, एक पहला इंस्टीट्यूट, दूसरा इंस्टीट्यूट कौन है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट जो कनाडा के हैं। यानी कि 2 इंस्टीट्यूट मिल करके इसका रिपोर्ट जारी करती है। इसमें जरा देखें कि टॉप कंट्री पे कौन है, तो सबसे टॉप कंट्री में कौन है, न्यूजीलैंड। यानी कि वहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा आज़ादी मिलता होगा न्यूजीलैंड के लोगों को। उसके बाद कौन है, स्विट्जरलैंड। उसके बाद हांगकॉन्ग। और सबसे ख़राब स्थिति यानी कि ये जो सीरिया है, सबसे ख़राब स्थिति इनकी, क्योंकि वहाँ पर लोगों को ज़्यादा आज़ादी नहीं मिलती। वो आए दिन सुनते होंगे बम धमाका, IS वाले लोग करते रहते हैं, तो उनकी रैंकिंग में देख लो बहुत ख़राब है, 162। हालांकि हम लोग 111 नंबर पे हैं, तो ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी स्थिति है। हम लोग कितनी भी आज़ादी चिल्ला लें, लेकिन आज़ादी के मामले में आज भी हम लोग क्या है, बहुत ही ख़राब है। ठीक है, उसके बाद आता है रीन्यूएबल एनर्जी कंट्री। एट्रैक्टिवनेस है।
अब एट्रैक्टिवनेस की बात यहाँ पे कर रहा है कि रीन्यूएबल एनर्जी को हम कितने अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। इस मामले में भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी है कि हम लोग जो रीन्यूएबल एनर्जी का मतलब जैसे हो गया आपका, जैसे कि आपका अक्षय ऊर्जा है, जैसे सोलर प्लेट का यूज़ करते हैं, एयर विंड का यूज़ करते हैं हम लोग, हवा का यूज़ करते हैं, पवन चक्की यूज़ लगाते हैं हम लोग, पनबिजली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक को जनरेट करने के लिए। इस मामले में हम लोग की स्थिति क्या है, बहुत ही अच्छी है, 3 नंबर पे है। अब ये 3 कैसे याद होगा, देखिए किसी भी प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं उसको 3 बार यूज़ करते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, तो 3 बार यूज़ करते हैं, तब जाकर के हमारा कोई भी चीज़ क्या होता है, फाइनल होता है, तभी हमारा वो रीन्यूएबल मतलब सही से उसका यूज़ करने के लायक हो गया। ठीक है, इसका जारीकर्ता कौन है, इसका जारी करने वाले हैं इंस्नेट एंड यंग है, ये एक इंस्टीट्यूट है, वो जारी करती है। इसमें टॉप कंट्री पे नंबर 1 पे कौन है जो रीन्यूएबल एनर्जी अच्छे से यूज़ करता है, नंबर 1 पे हमारा आपका आता है यूएसए, दूसरे नंबर पे कौन आता है, चीन, तीसरे नंबर पे कौन आता है, भारत। चलो ठीक है, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की अगर बात करें, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स का मतलब क्या है कि वहाँ पर वह कौन सा देश है जो दूसरे को हेल्प बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोगों को, जैसे किसी संस्था को ज़्यादा वहाँ पे मदद करता होगा, किसी दूसरे लोगों को वहाँ पे ज़्यादा हेल्प करता होगा। इस मामले में हम लोगों की स्थिति कितने नंबर पे है, 14 नंबर पे है। यानी कि हम लोग ऐसे समझो कि एक भारत ऐसा देश है जो कि चारों तरफ सभी को दान करता है, चारों तरफ सभी को हेल्प कर, जैसे अभी कोविड के समय में देखना कि सभी देशों को हम लोगों में ने भी हेल्प किया था। तो भारत एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से सभी लोगों को हेल्प करता है यहाँ पर। ठीक है, तो याद रहेगा ना आपको 14 नंबर वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, दूसरे को देने के मामले में कितना अच्छा हम हेल्प कर पाते हैं। इस मामले में भारत चारों तरफ सभी को हेल्प करता है, तो भारत का रैंकिंग कितना है, 14वें नंबर पे है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो यूके चैरिटीज एंड फाउंडेशन, यूके चैरिटीज एंड फाउंडेशन। इसमें टॉप कंट्री कौन, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इसमें टॉप कंट्री में इंडोनेशिया आता है, यानी कि वहाँ के लोग बहुत दिलेर हैं, बहुत हेल्प करते हैं दूसरे का। इंडोनेशिया, केनिया वाले ये लोग भी बहुत दिलेर किस्म के लोग होते हैं। उसके बाद नाइजीरिया, ये लोग भी देखो ये सब तो उतना अच्छे मतलब कि अमीर देश नहीं है, लेकिन फिर भी ये मतलब चैरिटी वगैरह में दान करने के मामले में, दूसरों को हेल्प करने के मामले में ये कंट्री हमसे काफ़ी बेहतर है। जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब जो बहुत अमीर देश हैं ये तो नज़र भी नहीं आ रहे हैं। और इस मामले में सबसे खराब कंडीशन, यानी कि सबसे सेल्फनेस कह सकते हो, सेल्फिश लोग, वो कहाँ पे देखने को मिल रहा है, जापान। याद रखना कि इस चीज़ को, बड़ा इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स, ये हम सोच रहे थे कि इसको हम इग्नोर कर दें, लेकिन जब हम इन सारे कंट्री का जो स्थिति देखें, चूँकि आमतौर पे ये सब कंट्री तो नज़र भी नहीं आते हैं किसी रिपोर्ट में, इसलिए हम इसको, ये रिपोर्ट आपको हम जानबूझ करके दिखा रहे हैं। तो भारत की स्थिति कितने नंबर पर है, 14वें नंबर पर है। ठीक है, अब अगला कौन रहता है, वैश्विक शांति सूचकांक, विश्व में कौन सा देश सबसे शांति से रहते हैं, शांति पीसफुल एकदम रहते हैं। अब इसके जारीकर्ता भी आप देख लो, उसी टाइप का है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये पीस याद रखना, बाकी इसका रिपोर्ट करता है जो जारी करता है वो आपको आराम से याद रहेगा। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, इसके टॉप कंट्री कौन है, इसके टॉप कंट्री आपका आ जाता है आइसलैंड, नाम से लग रहा है बहुत ही शांत होगा, आइस मतलब बर्फ के जैसा एकदम शांत रहने वाले लोग। न्यूजीलैंड एकदम शांत रहने वाले लोग। डेनमार्क वो भी शांति से रहता है। पुर्तगाली, एक समय ये जो वास्को डी गामा यहाँ का आया था, हालांकि तब शांत नहीं था, लेकिन आजकल ये शांति के मामले में ये भी शामिल हो रहे हैं। ठीक है, और सबसे खराब स्थिति किसकी है, अफगानिस्तान। जरा देखें तो भारत की रैंकिंग कितनी है, तो भारत की रैंकिंग क्या है, 135वें नंबर पर। अब इस चीज़ को कैसे ध्यान रखेंगे, मतलब कि 35, 1, 3, 5, 135, 35 का मतलब एकदम शांति, यहाँ पे एकदम फुल्ली रूप से। हालांकि ये उतना अच्छा से ट्रिक नहीं बन पा रहा है आपका 135 का, 135 आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, जिस चीज़ का ट्रिक बनेगा वहाँ पे आपको हम बताएंगे, जिस चीज़ का ट्रिक नहीं बन पाएगा आपको थोड़ा सा वहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 1, 3, 5, 1, 3, 5 एकदम शांति से आपको रहना है। 1, 3, 5 किसी से नहीं करना है, 1, 3, 5 आपको किसी से नहीं करना है, एकदम शांति से रहना है। तो 1, 3, 5, ठीक है, 35 हो गया आपका। उसके अलावा और भी जो कई सारे रिपोर्ट है, इसको हम लोग मिटा के आपको हम और बताते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए डेवलपमेंट तो हर कोई करना चाहता है, हर कोई देश चाहता है कि हम विकास करें, लेकिन किस तरीके से। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि लगातार हम डेवलप करें, मतलब डेवलपमेंट हम लोग इस तरह से ना करें कि चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लोग जैसे फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं, तो फॉसिल फ्यूल का हम लोग इस्तेमाल इस तरीके से करें कि वो हमारे लंबे समय तक वो हमारे साथ रहे, अचानक से सब चीज़ ख़त्म ना हो जाए, है ना। तो रिसोर्स का इस्तेमाल किस तरीके से करें, रिसोर्स का इस्तेमाल हम लोग लंबे समय तक लगातार करते रहें, अगली पीढ़ी को दिक्कत ना हो। यानी कि सस्टेनेबल तरीके से अगर चलेंगे तो हमारा अगले पीढ़ी को दिक्कत नहीं होगा, है ना।
इस मामले में हमारी स्थिति कितनी है, 120वें नंबर पे स्थिति है, समझ लो। मतलब एक दो आदमी को छोड़ के बाकी सब जीरो है, ऐसे समझ लो, याद रखना कि सस्टेनेबल के मामले में मतलब क्या हुआ, हम लोग एक दो आदमी को छोड़ करके बाकी सब क्या है, सभी लोग जीरो हैं। यहाँ पर किसी को कुछ मिलता ही नहीं है, जो मिला सो मिला, एक दो आदमी को मिला, अब बाकी अगले पीढ़ी को कुछ नहीं देने वाले हैं। अगले पीढ़ी को अगर हम कुछ नहीं देंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, 120 यानी कि 0, 1 2 0। इसके जारीकर्ता कौन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन एंड नेटवर्क, ये इसका जारी करता है। और इसमें टॉप कंट्री पे कौन है, वह कंट्री कौन सा है जो अपने रिसोर्स का अच्छा इस्तेमाल करता है, डेवलपमेंट करता तो है लेकिन तरीके से करता है। उसमें फिनलैंड है, स्वीडन है और डेनमार्क, हर जगह तो यही लोग दिख रहा है। उसके बाद देखते हैं कि दक्षिण एशिया यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग में तो दक्षिण एशिया यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग में टॉप पे कौन आता है हमारा। अच्छा, दक्षिण एशिया का जितना भी अच्छा यूनिवर्सिटीज़ है उसके बारे में अगर देखेंगे तो सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी जो है नंबर 1 पे आता है सिंधवा यूनिवर्सिटी। सिंधवा यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे आता है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत का IISc जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की जो अगर हम बात करें तो बेंगलोर हमारा 37 नंबर पे आता है। IIT रोपड़ वो 55वें नंबर पे आता है और IIT इंदौर वो 76वें नंबर। सोचो, मात्र इस 3 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया, बाकी और किसी को भी शामिल नहीं किया गया। अब देखो उसके बाद अगला रिपोर्ट आता है जो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक। इसका मतलब क्या हुआ, ये सूचकांक जो है मतलब ये चेक करता है कि किस देश का जो पासपोर्ट है वो सबसे अच्छा पासपोर्ट है। मतलब कि कई बार क्या होता है ना कि जैसे अगर हम बात करें जापान की, तो जापान में अगर किसी के पास अगर पासपोर्ट रहता है वो दुनिया में किसी भी देश के पास बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको वीज़ा लेने की ज़रूरत भी नहीं है, इसका पासपोर्ट इतना अच्छा है। तो वही चेक करता है किस देश के का जो पासपोर्ट है सबसे अच्छा माना जाता है। तो किसका आ जाएगा इसमें, नंबर 1 पे जापान, नंबर 2 पर सिंगापुर, कि जापान और सिंगापुर वाले जहाँ चाहेंगे आराम से घूम सकते हैं। फिर जर्मनी और दक्षिण कोरिया, ध्यान देना दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया मत कर देना क्योंकि उसकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। तो मतलब कि इन लोगों की स्थिति क्या है, काफ़ी अच्छा है, कहीं भी अपना आराम से पासपोर्ट लेके कहीं भी घूम सकते हैं। भारत की स्थिति जरा देख लें। अच्छा, पहले एक सेकंड, भारत की स्थिति से पहले हम लोग ये पहले जारी करता कौन है इसके हेनले पार्टनर्स। तो हेनले याद रहेगा, आराम से कहीं दिक्कत नहीं है। अब जरा पासपोर्ट का रैंकिंग जरा देख लें कि भारत के पासपोर्ट की स्थिति कितनी कैसी है, देख लो 50वें नंबर पे, 85वां, 85 रैंक का है। अब 85 नहीं लग रहा है, 85 मतलब क्या होता है, पीछा नहीं करना। मतलब कि अगर हमारा पासपोर्ट नहीं बना के दोगे तो हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमारा पासपोर्ट नहीं बनेगा आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। पीछा का मतलब क्या हुआ, 85 85वें नंबर पे कौन है, भारत के पासपोर्ट की स्थिति कैसी है, 85वें नंबर पे। मतलब यहाँ के लोग कहते हैं कि जब तक मेरा पासपोर्ट नहीं बनाओगे हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। ये देखो ट्रिक से क्या होता है ना, थोड़ा चीज़ें दिमाग में रहता है। जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, आपको मतलब कहते हैं ना कि जब आपको रैंकिंग, जब आप सोचोगे दिमाग काम ही नहीं करेगा यार कि यार रैंकिंग कितना था, क्योंकि नंबर डिजिट में है और डिजिट हमेशा याद नहीं आते हैं। तो ऐसे में वो ट्रिक आपको दिमाग में जल्दी आएगा, पासपोर्ट। अच्छा, पीछा नहीं छोड़ने वाला बात, यानी कि 85। तुरंत आप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन फटाक से छांट लोगे आप। उसके बाद जरा सा अब तो बिल्कुल लास्ट ठीक हो गया, खत्म हो गया हमारा लोकतंत्र सूचकांक की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र के मामले में हम लोग कितने नंबर पे हैं, 53वें नंबर पे। अब ये 53वें नंबर को कैसे याद करेंगे, यहाँ पे तो हम टिक लिख भी देते कि मतलब अगर हम किसी को 5 साल में हम चुनते हैं, हर एक 5-5 साल पे हम यहाँ पे किसी लोगों को चुनते हैं, नेता वगैरह को चुनते हैं, लेकिन अगर वो नेता अपना अच्छा काम नहीं किया तो हम 3 मिनट उसको हटा भी सकते हैं। ध्यान रखना कि 5 साल में तुमको बेशक मौका दे रहे हैं काम करने का, लेकिन अगर तुम अच्छे से काम नहीं किए तो ध्यान रखना जनता है वो 3 मिनट में आपको हटा भी सकती है, ठीक है। तो ये ट्रिक के माध्यम से आपको क्या होगा, चीज़ें याद रहेगा। लोकतंत्र के मामले में क्या होगा, आपको चुन तो लेंगे लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन 5 साल के लिए चुनेंगे, लेकिन अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे तो 3 मिनट में आपको क्या करेंगे, हटा भी सकते हैं। उसके बाद देखते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। यहाँ के लोग करप्शन के मामले में तो भाई टेंशन ही मत लो, जहाँ भी जाते हैं आराम से करप्शन लेने, मतलब करप्शन करने में और करप्शन करवाने में, दोनों ही मामले में कम नहीं है। यहाँ के लोग घूस देने में आराम से माहिर हैं, लेते भी हैं और देते भी हैं। रैंकिंग देख लो कितने नंबर पे हैं, 86वां नंबर पे है। ये जो रिपोर्ट आया वो दरअसल है 2020 का, देख लो लोकतंत्र सूचकांक वाला भी 2020 का ही है और ये वाला भी कितने नंबर पे है, ये भी 2020 का ही है। लेकिन ये 2021 में रिपोर्ट आया, लेकिन ये फाइनली रिपोर्ट किस साल का था, 2020 का था। अब ये 86 वाला कैसे याद रखें, क्योंकि भ्रष्टाचार में हम लोग 86वें नंबर पे हैं। सोचो
मतलब 8 का मतलब क्या हो गया, ठाठ। यहाँ के लोग बड़ी ठाठ से रहते हैं, लेकिन ठाठ से रहने से भी क्या फ़ायदा है जब आपका 6 का मतलब क्या हो, छी मतलब बहुत ही घटिया काम। मतलब 8 के साथ ठाठ के साथ रहते हो, लेकिन आप हरकत भी कैसा करते हो, गलत करते हो। 6 का मतलब क्या हो गया, छी मतलब छी 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 छी, एकदम खराब से मतलब खराब तरीके से आपका तरीका है जीने का, यानी कि भ्रष्टाचार आप बहुत ज़्यादा करते हो। तो भारत के लोगों का जो भ्रष्टाचार के बारे में जो धारणा है कि भ्रष्टाचार एकदम ज़रूरी है या भ्रष्टाचार मतलब के बिना लोग काम नहीं करते हैं, तो इस मामले में कितने नंबर पे हैं, 86वें नंबर पे हैं। तो देखिए कुल मिला के आपका जितना भी इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स था, बहुत सारे इंडेक्स रिपोर्ट, मतलब अभी तो मात्र 19 आपको किए, कम से कम 12-15 मतलब 15-20 इंडेक्स तो आपको सिर्फ हम साइड करके छोड़ दिए। मतलब जो हमारा इंपॉर्टेंट था हम केवल उसी को जो है कन्क्रीट करके लिए, ठीक है। तो हमारा प्रयास ये था, अभी जो पूरा आज का जो क्लास का जो सार ये था कि आप एक बार उसको सारे चीज़ को क्या करना है, कॉपी में आराम से नोट डाउन कर लेना है और उसको भी ट्रिक से याद करने का कोशिश करना है। ट्रिक से क्या होगा ना, चीज़ें आपका लंबे टाइम तक याद रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रिक याद करेगा उतना ज़्यादा, क्योंकि डिजिट्स हैं, डिजिट्स किसी को भी याद नहीं होते, हमें खुद भी याद नहीं रहता है। इसलिए इस चीज़ को क्या करते हैं, थोड़ा ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा ईजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो रिपोर्ट और इंडेक्स का जो आज का जो वीडियो है आपको पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप बिल्कुल इसको आप उसमें कमेंट कर सकते हो, उसमें सुझाव दे सकते हो। अगर आपको कुछ अगर कमी दिखे तो उस चीज़ के बारे में भी आप जो है कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू आज के लिए।